बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यू टॉपिक जिसका नाम है द इंटीग्रेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल रिवील्स द रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कोजिंग ईच सिग्नल। यानी कि जो एनएमआर के सिग्नल्स बनते हैं उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कोज करते हैं हर सिग्नल्स को। तो जो हर सिग्नल बनता है वो कितने प्रोटॉन्स की वजह से सिग्नल बन रहा है और कौन से प्रोटॉन का कौन सा सिग्नल है, हमने यही देखना है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम पढ़ते हैं। इसमें जो वो कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे ये देखें, द टू सिग्नल्स इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम इन फिगर 14.9। अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर में वो आपको डिटेल बताएंगे कि उन्होंने कहा है कि because the area under each signal is proportional to the number of protons that produce the signal। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये जो सिग्नल शो हो रहे हैं, एक ये वाला सिग्नल है और एक ये वाला सिग्नल बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सिग्नल, और एक ये वाला सिग्नल है, ये इतना लंबा सा सिग्नल यहाँ से, ठीक है। तो ये दो सिग्नल हैं। क्या इन दोनों सिग्नल्स का साइज़ सेम है? तो इन दोनों सिग्नल्स का डेफिनेटली देखने में पता चल रहा है कि ये वाला छोटे साइज़ का और ये वाला बड़े साइज़ का है। तो ऐसा क्यों है? वो कहते हैं कि क्योंकि एरिया अंडर ई सिग्नल इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट प्रोड्यूस द सिग्नल। ये ऐसा क्यों है कि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया जो है वो कम है? क्योंकि ये जो एरिया जो होता है ना, सिग्नल्स का एरिया, वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पर। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे उतना एरिया इसका ज़्यादा होगा, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कम होंगे उतना इसका एरिया कम होगा, ठीक है। अच्छा, तो आगे ये इम्पोर्टेंट बात वही लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई कि द लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैज़ अ लार्जर एरिया बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 9 प्रोटॉन्स। ये जो, अगर हम ये वाले एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। तो ये 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। तो इसमें इस कार्बन के साथ जो ये वाले कार्बन के साथ जो 3 कार्बन अटैच हैं उनके साथ कितने प्रोटॉन्स हैं? ये वाला प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन नंबर ए है और इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ए का, और इसको भी ए का, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट है ना, सारे एक ही कार्बन के साथ अटैच है और इक्विवेलेंट है। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और इनका सिर्फ एक सिग्नल होगा। और कितने प्रोटॉन हैं इसमें? टोटल 9 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन हैं? टोटल 9 प्रोटॉन है। तो और ये अगर इसको देखें, ये वाला, इसके साथ कितने प्रोटॉन अटैच हैं? यहाँ पे एक और प्रोटॉन है जो कितने हैं? 2 प्रोटॉन है यहाँ पे, 2 प्रोटॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन। अब ये मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये वाला सिग्नल क्यों प्रोड्यूस है? लोअर फ्रिक्वेंसी पर है। देखिए 1 इसकी क्या, कितने ppm पर है? ये 1 ppm पर है। इसकी फ्रिक्वेंसी लोअर है लेकिन एरिया क्या है? लार्जर है। एरिया क्या है? लार्जर है। इसका एरिया क्या है? आपको दिख रहा है, लार्जर। जिसकी लार्जर एरिया होने की वजह क्या है कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? यहाँ पर लार्जर एरिया होने की वजह है कि यहाँ पे हमारे पास वो मौजूद है, क्या से कहते हैं, 9 प्रोटॉन्स की वजह से यहाँ पे लार्जर एरिया आ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसकी, ये जो हायर फ्रिक्वेंसी पे आ रही है, मैक्सिमम 3.3 पे आके इसका ये बन रहा है ना, 3.3 पे। तो इसकी हायर फ्रिक्वेंसी सिग्नल हैज़ अ स्मॉलर एरिया। जब हायर फ्रिक्वेंसी पर आ रहा है लेकिन यहाँ पे एरिया क्या है? स्मॉलर है। एरिया का स्मॉलर होने की वजह से, या ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? ये 2 प्रोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। किस वजह से? 2 प्रोटॉन की। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ये जो पीक, जो 3.3 पे पीक आ रही है, ये किसकी है? ये 2 प्रोटॉन्स की वजह से है। और इसीलिए इसका एरिया, जितने कम प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही उसकी पीक कम होगी, छोटी होगी, उतनी पीक छोटी होगी। और जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसके 9 प्रोटॉन्स हैं, तो 9 प्रोटॉन्स की वजह से इसकी पीक भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह 1.0 ppm इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 9 मिथाइल प्रोटॉन्स।
तो इस वजह से जो कम फ्रिक्वेंसी पर आ रहा है वो मिथाइल प्रोटॉन्स आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर जो बताया हुआ है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ द सिग्नल। अब इंटीग्रेशन करनी है सिग्नल्स की, वो कैसे करेंगे? कह रहे हैं कि जो कैलकुलस कोर्स होता है ना, उसमें जो एरिया अंडर अ कर्व कैन बी डिटरमाइंड बाय एन इंटीग्रल। जो कर्व के अंदर का एरिया है उसे डिटरमाइन किया जाता है इंटीग्रल से। किससे डिटरमाइन किया जाता है? इंटीग्रल से। इंटीग्रल क्या होता है? अगर 1 मिनट में यहाँ से रेज करके बताती हूँ आपको कि ये क्या होता है। देखो, ये जो हमारे पास ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, ग्रीन लाइन, ये इंटीग्रल शो किया हुआ है इसका। ये जो ग्रीन लाइन होती है ना, ये उन्होंने बताई हुई है। अब आपको थोड़ा सा सही नज़र आएगा ग्रीन लाइन। इसको जूम करते हैं। ये वाली ग्रीन लाइन, ये क्या है? इंटीग्रल है। यानी कि ये देखो, ये ग्रीन लाइन इंटीग्रल ट्रेस, तो इससे हमें पता चल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल्स का। अब देखो, ये वाली लाइन जो है यहाँ से जा रही है, ग्रीन लाइन ये नीचे से हो रही है, जहाँ पर जितनी जितनी पीक जा रही है ना, यहाँ से हो रही है, हो रही है, यहाँ तक पीक है ना, तो ये यहाँ से हुई है, फिर ग्रीन लाइन जा रही है, जा रही है, फिर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चली गई है, सीधा जा रही थी। इसकी पीक यहाँ पे नहीं है, इसकी पीक तो ऊपर है। जितनी ऊपर पीक हो गई है वहाँ तक जाएगी, और फिर इसने यहाँ से कर्व ले लिया। ठीक है, यही इंटीग्रल ट्रेस हमें मिलता है NMR स्पेक्ट्रम में जब हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब इसे डिटरमाइन कर सकते हैं इसी इंटीग्रल से, और सिग्नल्स को इंटीग्रल से डिटरमाइन कर सकते हैं। और NMR स्पेक्ट्रोमीटर इज़ इक्विप्ड विद द कंप्यूटर दैट कैलकुलेट द इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये जो NMR स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, ये इक्विप्ड होता है कंप्यूटर के साथ, जो कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रल्स को और फिर आगे शो करते हैं। ये इंटीग्रल्स हम ट्रेस, ये इंटीग्रल जो होते हैं ना, ट्रेस जो होता है इंटीग्रल ट्रेस, उसका नाम जो ग्रीन लाइन थी उसको हम कहते हैं इंटीग्रल ट्रेस। वो सुपर इम्पोज होते हैं ऑन द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम। वो जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रम था ना, उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज किया हुआ है इसको। द हाइट ऑफ ईच स्टेप इन द इंटीग्रल ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया द कोरोस्पोंडिंग सिग्नल। यानी कि जितना एरिया होगा, अगर एक पीक का एरिया यहाँ तक है तो दूसरी पीक का एरिया यहाँ तक है, और तीसरी पीक का एरिया यहाँ तक है, तो ये जो इंटीग्रल होगा ना, ये जो इंटीग्रल, तो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। अगर ये यहाँ तक है तो यहाँ तक आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर इस तरफ को फिर से मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके स्टेप्स बन जाते हैं ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात की गई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सिग्नल की वजह से वो इंटीग्रल से हमें पता चल जाता है। अच्छा, अब मेन बात जो यहाँ पर क्या की गई है कि जो इंटीग्रल ट्रेस होता है, ये हमें बताता है रेशो ऑफ इंटीग्रल इज़ अप्रोक्सीमेटली 1.6। इस इंटीग्रल की वजह से हम रेशो फाइंड करके डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर गिवन इन द रेशो एंड यू देन नीड टू मल्टीप्लाई द, पहले मल्टीप्लाई करना है जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी, फिर उसको जितने प्रोटॉन्स होंगे ना उसको डिवाइड करना है। ठीक है, इन दोनों की सेम होती है, जितने प्रोटॉन्स की वजह से वो इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है ना, अगर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये वाला जो आ रहा है, पहले हमने लिखना है, सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं, इसको छोटा करके 1.6, इसको डिवाइड करना है किस पे? 7.0 पे, 7.0 पे। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आता है करके देख लेते हैं, आप भी करें और इसका आंसर बताएं कि क्या आएगा। पॉज द वीडियो एंड टेल द आंसर। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर लिया और उस पर 1.6 डिवाइडेड बाय 7.0 लिख दिया है, और अगर देखा जाए तो इसका आंसर आ रहा है 0.22। स्क्रीन में देख लें आप लोग, 0.22 इसका आंसर है। ठीक है, 0.22 इज़ आंसर। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका आंसर क्या है, 0.22।
और अगर देखें तो ये जो फर्स्ट वाला जो है ना, अगर 9 प्रोटॉन्स को डिवाइड किया जाए 2 प्रोटॉन्स पर, इसी तरह अगर हम इन प्रोटॉन्स को डिवाइड करें कि कितने कितने प्रोटॉन्स की वजह से ये हमारे पास आ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 1.6 को कर लिया। अब सबसे पहले छोटी ऊपर लिखना है, जो 2 प्रोटॉन हैं वो वाले लिखने हैं हमने, 2 प्रोटॉन। और फिर हमने क्या लिखना है, 9 प्रोटॉन। अब इनको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा वो मैं दिखाती हूँ। हमने लिखना है 2, यहाँ से देख लें, हमने लिखना है 2, फिर उसको डिवाइड करना है किस चीज़ पर, 9 पर, और आंसर क्या आएगा 0.22। तो इसी तरह से अब हमें पता चल गया ना कि इनका आंसर 0.22 आ रहा है। तो अगर हम प्रोटॉन्स को डिवाइड कर लें, पर इन प्रोटॉन को जो हमें स्ट्रक्चर दिया होता है मॉलिक्यूल का, उनको डिवाइड करके देख लें कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, डिवाइड करके देख लें, और जो उसका आंसर आएगा वो सेम, और इंटीग्रल जो हमें स्पेक्ट्रम में शो होंगे, तो इंटीग्रल का अगर सेम आंसर आ जाता है तो इसका मतलब कि ये इसी चीज़ का स्पेक्ट्रम है। और मतलब इस तरह से हम ना इसकी इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये वाला हम कुछ तरह इस इंटीग्रल की रेशो से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। कभी कभी पता क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 एग्जांपल हैं, 1 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, 1 डाइक्लोरोइथेन है और 2 मिथाइल प्रोपेन है। अब अगर देखा जाए तो इसकी जो रेशो, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, एक ये वाला प्रोटॉन है और 3 ये वाले प्रोटॉन हैं, 1:3 इसका आंसर है। क्या आंसर है, 1:3। मतलब इसकी रेशो जो है ना, 1 डाइक्लोरोप्रोपेन की रेशो ये है। तो अब जो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, अच्छा, अगर इसकी रेशो देखी जाए 1:3 है और इसकी रेशो देखी जाए तो 2:6 है। अगर हम इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं, 3 इसके हो गए और 3 इसके हो गए, 6 हो गया, और ये वाला 2 है ना, तो 2 रेशो क्या है, 6 है। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रुकें ये देखें। पहले हमारे पास क्या चीज़ थी यहाँ पे, 1:3, 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो क्या आंसर आया, 0.33। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0.33, 0.33, ठीक है। अब इसका हम 2 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। 2 कहाँ पे है, 2 डिवाइड करेगा 6 पे, तो आंसर 0.33। अब ये क्या हो गया भाई, अब इन दोनों का आंसर आ गया सेम, 0.33। अब इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो वो कह रहे हैं कि रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट प्रोड्यूस ई सिग्नल नोट द एब्सोल्यूट नंबर, इन द अदर वर्ड्स इंटीग्रेशन कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्लोइंग 2 कंपाउंड्स बिकॉज बोथ वुड शो। तो कहते हैं कि हम इस इंटीग्रेशन से इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर इन 2 कंपाउंड्स को देखा जाए तो इनकी इंटीग्रेशन सेम आ जाती है, आंसर इनका सेम आ जाता है, उसका भी यही उसका भी यही। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। आज के लेक्चर में यही कुछ था। ओके, अल्लाह हाफिज़।